पटना में हुआ संविधान एवं सामाजिक न्याय राज्य स्तरीय सम्मेलन का भव्य आयोजन। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की ओर से सदाकत आश्रम पटना में संविधान एवं सामाजिक न्याय राज्य स्तरीय सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ राजेंद्र पाल गौतम ने भारत की मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद भारत एक ऐसे दौर में पहुंच गया है जहां फिर से एक नई आज़ादी की लड़ाई छेड़ने की ज़रूरत है। राजेंद्र पाल गौतम ने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्मरण करते हुए कहा, मनु स्मृति में जिन वर्गों पर बंदिशें थीं उन्हें बाबा साहब ने वोट की ताकत देकर बराबरी का हक दिलाया। हिंदू कोड बिल विधवाओं और महिलाओं के लिए क्रांतिकारी कानून था जिसे अंबेडकर ने 1949 में कानून मंत्री रहते हुए पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जनता के बीच आप जाओगे, कोई कहेगा बहुजन की बात करो, कोई किसी और की बात करेगा, कोई किसी और की बात करेगा। भैया आज रीजनल पार्टी का जमाना खत्म हो गया। आज देश के अंदर दो बड़ी पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कांग्रेस। तो दोनों में से अगर किसी एक को चुनना पड़े पूरे देश के लोगों को, तो किसको चुनेंगे? कांग्रेस को। जो देश को बेच रहे हैं उनको चुनेंगे, जो देश को बचा रहे हैं उनको चुनेंगे, जो देश के संविधान को तार तार कर रहे हैं उनको चुनेंगे, जो देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार उनको चुनेंगे। जब देश की आजादी की लड़ाई हुई, उस आजादी की लड़ाई में तुम्हें आरएसएस का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। पूरे आरएसएस में ले के एक ही नाम उनकी जुबान पर आता है, सावरकर का। उनका भी इतिहास आपको पता है, जो लिखित में अंग्रेजों से जो माफी मांगी गई थी, उसका चिट्ठी तो सबने देखी होगी। तो और पूरे देश के अंदर जितने भी आजादी के मतवाले हैं, इस आजादी के आंदोलन में आरएसएस संघ परिवार क्यों शामिल नहीं हुआ? तो आजादी की जिसने लड़ाई लड़ी, एक वो है और एक वो है जो अंग्रेजों के साथ खड़ा था। एक वो है जो भारत को उसी तरह गरीब, उसी तरह जाति धर्म के नाम पे पटा हुआ बनाए रखना चाहता था, और एक वो है जो एक आधुनिक भारत का निर्माण करके इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, तमाम तरह के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना लाकर दामोदर वैली, ये वैली, तमाम तरह का जो विकास का जो पैमाना दिखता है, एक तो भारत को विकसित करने वाला, विकास की तरफ तेज गति से ले जाने वाला, एक तो वो पार्टी है देश की आजादी के आंदोलन पर लड़ने वाली, एक आधुनिक भारत का निर्माण करने वाली वो पार्टी है, और एक वो पार्टी है जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के साथ खड़ी रहती थी, जिसके लोगों ने भारत के साधन उपकरण की कंपनियों को बेच दिया है। पहली बार भारत की पीएसयूज को बेचने के लिए अगर कोई मंत्रालय डिसइन्वेस्टमेंट मंत्री बना, मंत्रालय बनाया गया कि भारत सरकार को उपकरण बेचने, उसके लिए एक विभाग बनाओ, मंत्री बनाओ, तो पहली बार अगर कोई ऐसा विभाग डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे बीजेपी की सरकार की बनी। शाम को चुनाव में डाटा रहा, इतना परसेंट वोट पड़ा, और उसके बाद जो फाइनल डाटा रहा तो 25-7% बढ़ा दिया। तो चुनाव के साथ ही धोखा लगी जनता को जो वोट का अधिकार मिला था कि कम से कम जो सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, अब अपने वोट का इस्तेमाल करके उसको सरकार को हटा देंगे। अब तो फर्जी वोट के आधार पर और आपके वोट को काटकर ये झूठा है, यानी पूरे चुनाव की चोरी हो रही है। जैसा राहुल गांधी जी ने कल संसद के बाहर प्रदर्शन करते हुए बोला कि पूरे चुनाव की चोरी किए जा रहे हैं। तो इस चुनाव की चोरी को अगर कोई बचा सकता है तो आप हमारे कार्यों का बचा सकते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे उतर के गांव-गांव में देहात में जाके लोगों को जागरूक करेंगे। और ये भी नजर रखो कि जिसका वोट ना कट जाए, वोट की लिस्ट निकालो, चेक करो, किसी का वोट कट तो नहीं गया अपने आप ही का, अपनी वोट को सुरक्षित करवाइए। मानव नाथीराम साहब ने कहा था कि वोट की रखवाली ऐसे करो जैसे अपनी बहन बेटी की इज्जत की रखवाली की जाती है, उसी तरह को अपनी वोट की रखवाली करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यकीन मानिए बहुत मुश्किल समय आने वाला है। उसके बाद ये भारत का प्रजातंत्र, ये डेमोक्रेसी जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी थी, उन सब की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी, जिन्होंने हजारों साल की गुलामी से इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आजाद कराया, लेकिन इस पूरे आंदोलन में उन्होंने अपने 5 में से 4 छोटे छोटे बच्चों को गंवा दिया, जवान पत्नी माता रमाबाई को गंवा दिया।
उसके बावजूद भी सोचो, जिस व्यक्ति के 5 में से 4 बच्चे गुजर जाएं, जवान पत्नी गुजर जाए, उसका क्या हाल होगा। उसके बावजूद भी वो रुके नहीं, उन्होंने अपना पूरा जीवन चलाकर आधुनिक भारत का निर्माण किया। हजारों साल की गुलामी से देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों को आजादी दिलाई, इस देश की महिलाओं को आजादी दिलाई, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की क्यों ना हो। ऐसी महान शख्सियत का खून हमारे रगों में बहता है। क्या हम उसको बर्बाद करेंगे? क्या उनकी कुर्बानी बेकार चली जाएगी? हम और आप मिलकर उसकी कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देंगे। हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों का भारत, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का भारत बनाएंगे। और एक ऐसा लीडर, आप याद कीजिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, वो एक अकेली ऐसी लीडर थी जिन्होंने प्राइवेट बैंकों को राष्ट्रीयकरण करके दिखाया कि जो भी बड़े बड़े उद्योग हैं वो सरकार चाहे तो अपने हाथ में ले सकती है। ये उन्होंने करके दिखाया। 20 कार्यक्रम में जिनके पास जमीन नहीं, उनको खेत की जमीन के पट्टे, रहने के लिए मकान के प्लॉट के पट्टे दिए जा सकते हैं, ये उन्होंने करके दिखाया। इतने सारे पीएससी बना के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनाए जा सकते हैं, ये उन्होंने करके दिखाया। और जो लोग इमरजेंसी के बारे में बोल के कांग्रेस को कोसते हैं, इंदिरा जी को कोसते हैं, कभी उनको ये भी बता देना कि उस वक्त जो लोग जेल गए वो लोग केवल तख्ता पलट की बात नहीं कर रहे थे, वो लोग सेना को, पुलिस को भी भड़का रहे थे कि विद्रोह करो सरकार के खिलाफ। मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई सरकार के खिलाफ विद्रोह करेगा तो क्या उसको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? वो वाली इमरजेंसी जिस वक्त सारे अफसर टाइम पे ऑफिस आते थे, कोई दलित के साथ उत्पीड़न करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, तुरंत जेल जाता। मुझे तो लगता है कि वो इमरजेंसी का पीरियड हमारे लिए ज्यादा बेहतर था। आज तो अघोषित भी इमरजेंसी चल रही है। कोई पत्रकार हो या कोई आम आदमी हो, जरा सा भी सरकार के खिलाफ बोलता है तो झूठा मुकदमा बना के उसको जेल में डाल देते हैं कि इमरजेंसी नहीं है। एक वो इमरजेंसी थी जो ऐसे लोगों को गुंडे हैं, जो दलितों को उत्पीड़न करते थे, आदिवासियों को उत्पीड़न करते थे, उनको जेल में डालती थी। या जो सरकार के खिलाफ, संविधान के खिलाफ संवैधानिक संकट पैदा करना चाहते थे, देश के खिलाफ, देश लोग, ऐसे लोगों को जेल में डालने की बात की। और एक तरफ आज जो देश को बचाना, प्रजातंत्र को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए जो भी पत्रकार जनता की आवाज बनकर बोलने की कोशिश करता है, उन्हीं को जेल में डाल देते, उनके खिलाफ मुकदमा बना देते हैं। तो ऐसे में ये भी देखना पड़ेगा, एक वो इमरजेंसी थी, एक ये आज की अघोषित इमरजेंसी है। इन पे नजर रखने की जरूरत है। तो मैं आपको लास्ट में, ये जो भी नए कार्यकर्ता अभी पदाधिकारी बने हैं, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उन सबको मैं बधाई देता हूँ। लेकिन एक बात कहता हूँ कि आप ये सर्टिफिकेट लेकर पद लेके ये मत सोच लेना कि आप बहुत बड़े नेता हो गए और केवल मुख्यालय में नेताओं के चक्कर काटना शुरू करें या अपने चक्कर करवाना शुरू करें। मुझे पैर छूने वाले लोग पसंद नहीं है। किसी नेता को पैर छूने की जरूरत नहीं है, ना हमारे छूने की जरूरत है किसी और के। आप अपने काम के दम पर, जब आपको जिम्मेदारी मिली है, अपने काम के दम पर अपने खुद का व्यक्तित्व का विकास करो। आपको एक अवसर मिला है, कोई कैसा भी आदमी हो, कितना बड़ा नेता हो, अगर वो काबिल नहीं है तो उसे कितनी बड़ी कुर्सी दे दो, उस बड़ी कुर्सी को भी अपने कारण से छोटा कर देता है। लेकिन अगर व्यक्ति काबिल है, दमदार है, उसे छोटी से छोटी कुर्सी दे दो, वो अपने व्यक्तित्व से छोटी कुर्सी को भी बड़ा कर देता है। ये तो नेता के अंदर गुण होने चाहिए। तो आप लोग अपने अंदर ऐसे गुण पैदा कीजिए कि आपको किसी नेता के चक्कर लगाने ना पड़े, किसी के पैर ना पकड़ने पड़े, किसी के पैर ना छूने पड़े। आपकी काबिलियत पर नजर हम लोग रखेंगे, जिसमें जितना दम होगा उतना आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पार्टी ऐसे नेता को बढ़ाएगी। अगर राहुल गांधी जी ने खुद कहा है, ऐसे नेता ढूंढ के निकालो जिनके अंदर दम कम हो, जो झुकने वाले और बिकने वाले ना हो, जो डरने वाले ना हो। ऐसे लीडर लोग आइए जो लोग अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके लिए कांग्रेस पार्टी ने द्वार खुला है, कुर्सियां खाली है। आइए अपनी मेहनत और ताकत के दम पर कुर्सी पे बैठिए और देश का निर्माण कीजिए, समाज के विकास के लिए काम कीजिए, कांग्रेस को मजबूत कीजिए और उसमें